जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर है। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जिनकी आवाज़ से आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, जिनके काम से आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। इनकी भरपूर और तवाना आवाज़ जो है बड़ी तेज़ी के साथ मकबूल हुई है सुनने वालों में, देखने वालों में। और इस शख्सियत का ताल्लुक़ जो है वो डेरा इस्माइल ख़ान से है। PK 96 से मुंतखब हुए हैं। आपका नाम अहमद कुंडी है। इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कुंडी साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक हैं? पहले तो अपनी ज़ुबानी होना तो ये चाहिए था कि हम आपकी तारीफ़ ख़ुद करते अपने देखने वालों के लिए। अपनी ज़ुबानी बताइए, सियासी कैरियर का आगाज़ कैसे किया, कैसे इस मकाम तक पहुँचे, ख़ानदान में कौन और ऐसी शख्सियात हैं जो सियासत में हैं, जैसे फैसल करीम कुंडी साहब? शुक्रिया जी, आपने मेरी इस बात पे मेरी नज़र ली है। बेसिकली हमारी फैमिली पॉलिटिकल फैमिली है। 1935 से जो है ना हम लोग पॉलिटिक्स में, हमारे दादा परदादा और ये लोग इन्वॉल्व रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 1967 में बनने के बाद मेरे नाना जो थे जस्टिस रिटायर्ड फैजुल्ला कुंडी साहब जो थे, वो बेसिकली भुट्टो साहब के साथी थे और उन्होंने उनके साथ पार्टी ज्वाइन की थी। और वो पहले जो फर्स्ट प्रेसिडेंशियल काउंसिल बनी थी उसमें एज एस्टेब्लिशमेंट मिनिस्टर रहे थे। फिर उसके बाद मेरे वालिद साहब MNA रहे, मेरे बड़े भाई MNA रहे। तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, पॉलिटिकल फैमिली है, तो डेफिनेटली उस घर में रहे। तो फिर मैं सबसे पहले तहसील मेंबर का इलेक्शन लड़ा अपनी यूनियन कौंसिल मंदरा से। मैं उन लोगों का बेहद मशकूर हूँ, उन्होंने मुझे इलेक्ट किया। उसके बाद फिर मैंने सूबाई नशिस्त के लिए किस्मत आजमाई की। मैं तो अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत तस्वर करता हूँ, क्योंकि मेरी इतनी सलाहियतें नहीं हैं जितना लोगों ने मुझे पज़ियाराई दी। मुझे अल्लाह ताला ने पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहा था, सूबाई इलेक्शन, और पहली दफ़ा में मुझे कामयाब किया। मैं उन लोगों का बेहद मशकूर हूँ। मैं पार्टी के एतमाद का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने, बिलावल भुट्टो साहब का, जिन्होंने मुझे टिकट दिया। और आज मैं आपके सामने उनकी पार्टी की और अपने इलाके की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। अच्छा नाजरीन, एक ख़ास बात है कि हम सूबाई असम्बली को कवर करते रहे हैं। अहमद कुंडी साहब का एक ख़ासा है कि वो सिर्फ़ अपने हलके के हवाले से बात नहीं करते। वो डेरा इस्माइल ख़ान के PK 96 से मुंतखब होकर आए हैं, लेकिन आवाज़ जो उनकी होती है, उनकी जो बात होती है, वो पूरे सूबे के लिए होती है, पूरे खैबर पख्तूनख्वा के लिए होती है। आज हम उनसे जानेंगे, उनके पास जो आदाद शुमार है माशाल्लाह, उनकी तवाना आवाज़, इनकी ज़ुबानी दोबारा हम सुनते हैं, आप सुन भी चुके हैं कि वो क्या जज्बा है, वो क्या चीज़ है जो उनको इस चीज़ पे उभारती है कि वो इस सूबे के हकूक़ के हवाले से बात करें। यानी दीगर भी ऐसी जमातें हैं जो सूबाई हकूक़ के हवाले से बहुत ज़्यादा बात करती हैं, लेकिन अहमद कुंडी साहब एक इंडिविजुअल की हैसियत से, एक इनफरादी हैसियत में किस तरीके से इस सूबे का मुकदमा लड़ रहे हैं। कुंडी साहब, आपको क्यों ज़रूरत पेश आई, और जिनको ये मुकदमा लड़ना चाहिए सूबे का, खैबर पख्तूनख्वा का, क्या आपको वो आवाज़ कमज़ोर महसूस होती है, फिर आपको ये आवाज़ असम्बली के अंदर उठाना पड़ती है? देखिए जी, हर किसी का अपना तरीक़ाकार है। मेरे ख़्याल में आप लोगों ने जिन लोगों से तवक्कुआत रख रहे हैं उनसे रखें, उनको करनी चाहिए, हर बंदे को करनी चाहिए। सूबाई असम्बली का जो फोरम है ये पूरे सूबे की नुमाइंदगी करता है बेसिकली। और मैं देखें, मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। आप 18th अमेंडमेंट को देख लें या 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को देख लें। 18th अमेंडमेंट को मेरा जो अपना ख्याल है, अगर उसके बारे में वन लाइनर बयान किया जाए तो ये फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द स्मॉलर प्रोविंस का एक डॉक्यूमेंट है। और इसमें जो हमने छोटे सूबों को जो नुमाइंदगी या जो मुआशी इख्तियार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया, मेरे ख़्याल में ये कहना जानिबदारी का नज़र नहीं होगा, बल्कि मेरे ख़्याल में अगर वो डॉक्यूमेंट कोई भी देख ले तो पीपल्स पार्टी के ये सर जाता है जो उन्होंने अमेंडमेंट्स की। आज आप देख लें NFC के शेयर की बात अगर आप करेंगे तो उनमें जो अमेंडमेंट लाई गई, जो सूबे का शेयर जो है पिछले NFC अवार्ड से कम नहीं होगा, ये तमाम तरामीम, ठीक है हमारे साथ कोalition गवर्नमेंट थी, लेकिन इसके सरखेल रज़ा रब्बानी साहब थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। जो मेरा सबसे बड़ा गिला इस सूबाई हुकूमत से है, जो मेरे एहतजाज का जो मकसद है यहाँ पे बैठने का, वो बड़ा क्लियर है, उसमें दलील है, उसमें वज़न है। ये सूबाई हुकूमत बहुत गैर संजीदा है। हम कई दफ़ा ऐवानों में हम बात कर चुके हैं, हम स्टैंडिंग कमेटीज़ में बात कर चुके हैं, वज़ीर आला साहब के सामने मैंने बात की। ये सूबाई हुकूमत हमारा सूबाई मुकदमा पेश करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। नाकामी भी मैं इस सूरत में कहूँगा जो ये बिल्कुल पेश करने में नाकाम हो चुकी है। हमें नतीजों से भी गर्ज नहीं। मैं कहता हूँ हमारा मुकदमा कम अज़ कम इस्लामाबाद के ऐवानों में लड़ा जाए, जो कि हमारे वज़ीर आला साहब नहीं लड़ रहे, ये सूबाई हुकूमत नहीं लड़ रही। वो सूबा जो सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल इस पाकिस्तान को देता है, पूरा पाकिस्तान 90,000 बैरल पर डे बनाता है, जिसमें मेरा खैबर पख्तूनख्वा 50,000 बैरल पर डे पैदा करता है। वो सूबा जो सबसे ज़्यादा तेल पैदा करता है, उसको 18 अरब की फेडरल एक्साइज ड्यूटी आज तक 10 सालों से नहीं दी गई। 300 अरब का तेल मैं इस रियासत को देता हूँ और 18 अरब मांग रहा हूँ, मुझे 10 सालों से नहीं मिल रहा। पूरे पाकिस्तान में हर सूबे में ऑयल रिफाइनरी है। वो सूबा जो सबसे ज़्यादा तेल बनाता है, उधर ऑयल रिफाइनरी नहीं है। ऑयल मार्केटिंग की 40 कंपनी
कंपनियाँ पाकिस्तान में काम कर रही हैं, तमाम के हेडक्वार्टर हर सूबे में मौजूद है, सिर्फ उस सूबे में नहीं है जिसमें सबसे ज़्यादा तेल बनाया जाता है। ये जो ज़्यादतियाँ हमारे साथ रियासत कर रही है, उसके मुकदमे लड़ने में हमारे वज़ीर आला और सूबाई हुकूमत नाकाम हो चुकी है। नेट हेड ऑयल प्रॉफिट की आप बात ले लें, मेरा सूबा 20 अरब यूनिट पैदा करता है, जबकि मेरी कंजम्पशन 10 अरब यूनिट है, और मैं सबसे सस्ती तरीन बिजली बनाता हूँ। वही बिजली जो पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान 30 रुपये पे, 25 रुपये पे यूनिट बनाता है, 40 रुपये पे, वही यूनिट मैं 1 रुपये से कम पे बनाता हूँ। मेरे पास तमाम अदाद शुमार मौजूद हैं, और ये डॉक्यूमेंटेड अदाद शुमार है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मेरे पास वर्किंग पेपर मौजूद है। 20 अरब यूनिट बनाने वाला सूबा आज भी नेट हाइडल प्रॉफिट से महरूम है। 20 अरब यूनिट बनाने वाला सस्ती तरीन बिजली बनाने वाला सूबे में आज भी लोड शेडिंग है। इसी तरह आप गैस पे आ जाए, आर्टिकल 158 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर कहता है, जहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और कंजम्पशन कम होगी, सबसे पहले उसकी गैस को पूरा किया जाएगा, उसके प्रेशर को पूरा किया जाएगा। आज आप देख लें, मेरे खैबर पख्तूनख्वा में नेचुरल गैस नहीं है, मेरी प्रोडक्शन 500 MMCFD है, 500 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे है, और मेरी कंजम्पशन 250 है सर्दियों में, वो भी सर्दियों में। आधी से ज़्यादा गैस मेरी जो है वो पंजाब के थर्मल यूनिट्स और बिजली बनाने में इस्तेमाल हो रहे हैं, जबकि मेरा कारखानेदार चीख रहा है जो मुझे गैस दी जाए ताकि मैं इंडस्ट्रियल यूनिट बनाऊँ। मेरा सूबा माशी तौर पर उस वक्त उठेगा जब उनके ये नेचुरल रिसोर्सेज और ये चीज़ें जब उनके पास आएंगी, तब जाके ये चीज़ें जो है ना हम अपने पाँव पे खड़े हो सकेंगे। इस तरह पानी का शेयर देख लें, 8.78 मिलियन एकड़ फीट मेरा इरसा एकॉर्ड के मुताबिक मेरा शेयर है, लेकिन मैं इस्तेमाल कितना कर सकता हूँ? 5.78, 3 मिलियन एकड़ फीट जिसकी कॉस्ट मैंने निकाली है 10 अरब रुपए सालाना। मेरा पानी दूसरे सूबे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमारे सूबाई हुकूमत सोई हुई है। मैंने वर्किंग पेपर इनको दिया हुआ है, मैंने ऐवानों में बात की है, रिकॉर्ड पे मौजूद है, आप लोग भी सुनते रहते हैं। मैं ये सूबे का मुकदमा लेके हर अपने सूबे के शख्स के पास जाऊँगा, तालीम याफ्ता तबके के पास जाऊँगा, बार कौंसल में जाऊँगा, मैं अपने मीडिया के भाइयों को कहता हूँ ये आदाद फिगर आप चैलेंज करें, आप मुझे बुलाएं, मैं हर जगह पेश होने के लिए तैयार हूँ। ये सूबाई मुकदमा जो हमारा है, ये सूबे का मुकदमा है, ये किसी पार्टी का मुकदमा नहीं है, ये किसी शख्सियत का मुकदमा नहीं है, ये किसी डिस्ट्रिक्ट का मुकदमा नहीं है। इसी तरह मेरे पानी का शेयर इसलिए यूटिलाइज़ नहीं हो रहा, 2000 में जो रियासत ने मेरे साथ वादा किया था, जो 4 इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट थे, जिसमें चश्मा लिफ्ट कैनाल था, कच्ची कैनाल था, रैनी कैनाल था, थल कैनाल था। थल कैनाल पंजाब के लिए बन चुका है, रैनी कैनाल सिंध के लिए बन चुका है, कच्ची कैनाल बलूचिस्तान के लिए बन चुका है। मेरा आज भी चश्मा लिफ्ट कैनाल जो है वो प्लानिंग कमीशन के ऐवानों में घूम रहा है, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर जानबूझ के नहीं दिया जा रहा। ये मेरे पानी का मसला है, ये मेरे बिजली का मसला है, ये मेरे गैस का मसला है, ये मेरे ऑयल का मसला है। इसी तरह आप देख लें, वो फोरम जिसको काउंसिल ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट कहा जाता है, जिसका आईनी एक फोरम है जिसमें सूबे जाके अपना मुकदमा लड़ते हैं, वो 90 दिन में उसकी मीटिंग होनी चाहिए थी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉज हैं, अब लेकिन वो 90 दिन में मीटिंग नहीं होती। चीफ मिनिस्टर के पास इख्तियार है, हम इनको कहते हैं कम से कम आप खत तो लिखे, इस सूबे का मुकदमा पेश करें। जब मेरा सूबा माशी तौर पे मजबूत होगा तो मेरे हल्के में भी पैसे लगेंगे, स्वात में भी पैसे लगेंगे, पिशावर में भी लगेंगे, मालाकंड में लगेंगे। उसके अलावा आप देख लें, BRT की अभी रिपोर्ट आई है, यही चीज़ें हम चीख चीख कह रहे हैं। हम कहते हैं ठीक है बन चुका है, लेकिन कम अज़ कम हमें इस्लाह करनी चाहिए अपनी गलतियों से। जो शख्स गलतियाँ नहीं मानता, जो हुकूमत, जो जमातें गलतियाँ नहीं मानती, वो कभी भी इस्लाह नहीं कर सकती। अभी उस ऑडिट रिपोर्ट में सबसे जो खतरनाक बात है, जो मेरे सूबे के ऊपर अजाब आने वाला है, 1.5 अरब से 2.5 अरब रुपए जो है आपने इसके ऊपर सब्सिडी देनी है। वो प्रोजेक्ट जो ये लोग कहते थे सब्सिडी फ्री होगा, 50 रुपए के किराए पे चलेगा, वो प्रोजेक्ट जिसकी कीमत ये 66 अरब बता रहे हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं आपको प्रूफ करके दूंगा। आप इनके सबसे बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट को बुलाए, ये 200 अरब से बढ़ेगा ये प्रोजेक्ट। ये कमा कर नहीं देगा सूबाई हुकूमत, ये बिल्कुल कमा के नहीं देगा। ये नॉन प्रोडक्टिव लोन्स हैं, जिससे देखें अगर हम हाइड्रो में काम करते जिसका पोटेंशियल हमारे पास है, अगर हम नैरो में काम करते जिनके पास, हमारे पास यहाँ पे कोयले के ज़खायर मौजूद है, हमारे पास टोबैको मौजूद है, हमारे पास कॉपर मौजूद है। कहने का मकसद है ऑयल का जो हमारा सक्सेसफुल रेट है खैबर पख्तूनख्वा का, वो पूरे साउथ एशिया का सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रेट में से कंसिडर होता है। हमारा 1:2 है, हर दूसरा वेल जो है हमारा सक्सेसफुल है, जबकि साउथ एशिया में जो रेशो है वो 1:4 पे चल रहा है। हर चौथा वेल जाके वो कामयाब होता है, जबकि हमारा 1:2 है, जो कि खुशकिस्मत लोगों के लिए होता है। इतनी मादनियात होने के बावजूद, इतने नेचुरल रिसोर्सेज होने के बावजूद भी अगर हम महरूम है माशी तौर पर, मेरे ख्याल में ये हमारी सियासतदानों की, तमाम लोगों की, ये मैं किसी पार्टी को तनकीद का निशाना नहीं बना रहा, पहले मैं अपने आप को मुर्द इल्ज़ाम ठहराता हूँ ताकि मैं उन फोरम्स को एजुकेट कर सकूँ जो भाई मेरे पास है क्या और मैं रियासत को दे क्या रहा हूँ और मांग क्या रहा हूँ। वो सूबा जो रियासत को 300 अरब का तेल दे और 18 अरब की फेडरल एक्साइज ड्यूटी ना मिले, वो सूबा जो 400 अरब का बिजली दे और उसको नेट हाइडल प्रॉफिट 100 बिलियन तक ना मिले, वो सूबा जो 500 MMCFD गैस दे और उसके इंडस्ट्रियलिस्ट को गैस ना मिले, वो सूबा जो जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ की कमी है वो है गन्नम,
और मेरा पानी का शेयर मौजूद और मुझे रियासत इंफ्रास्ट्रक्चर ना दे और ऐसी जगहों पे इंफ्रास्ट्रक्चर दे जहाँ पे पानी की ज़रूरत ना हो, तो मैं तो चीखूँगा। मेरा सूबा फाइनेंशियली महरूम हो रहा है, मेरा फाइनेंशियली कोलैप्स कर रहा है। और ये मैं बार बार कहता हूँ, ये हमारी ज़ात का, हमारी पार्टी का मुकदमा नहीं, ये इस खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा है और ये हम आवाम के पास लेकर जाएंगे, हर फोरम पे जाएंगे इंशाल्लाह। हमें आपकी भी ज़रूरत है, मीडिया के भाइयों को हम कहते हैं ये फिगर आप आइडेंटिफाई करें, हमें बुलाएं, हमें मुख्तलिफ फोरम्स पे बुलाएं। मैंने तो झगड़ा साहब को कहा, वो फाइनेंशियली चीज़ों को समझते हैं, मैंने तो उनको फ्लोर ऑफ द हाउस कहा, जो भाई यार आप हमसे ज़्यादा अहलियत रखते हैं, हम तो बड़े नालायक लोग हैं लेकिन हम सूबे का दर्द रखते हैं, हमने ये कैलकुलेशन की है, आप आएँ, हम हमारे साथ बैठें, या तो हमारी दलील को समझे या आप अपनी दलील दे, जो आप क्यों आवाज़ नहीं उठाते इस्लामाबाद की ऐवानों में। हमारे सूबे की बदकिस्मती रही है, इस मुल्क की बदकिस्मती रही है, जो लोग फाइनेंशियली चीज़ों को समझते हैं वो पॉलिटिकली गूंगे बन जाते हैं, वो लोग पॉलिटिकली बात नहीं कर सकते, वो उस अपनी केस में जान नहीं पैदा करते। तो हमारा ये सूबे का मुकदमा इंशाल्लाह ये हर फोरम पे हम लेकर जाएंगे। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ जो आपने इतनी इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर बात की। कुंडी साहब, ये जो CPEC का इंतहाई अहम मनसूबा है, इसमें इस सूबे को किस हद तक नज़रअंदाज किया गया है? देखिए, मैं एक बात आपको करूँ, वो सूबा जो कि तकरीबन राउंड अबाउट आप ख़ुद सोच लें, मतलब है तकरीबन मेरे ख़्याल में 11% उसका रकबा बनता है, तकरीबन राउंड अबाउट 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर हमारा जो है ना 8 लाख में से 17% हमारी आबादी है। हम 35% इस रियासत को एनर्जी देते हैं, वो रियासत जो एनर्जी डेफिसिट रियासत है। लेकिन आप ख़ुद सोच लें, CPEC जो कि $60 अरब का मंसूबा था, सिर्फ मुझे वहाँ से एक हवेलियाँ था कोट मिला रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेकिन $40 अरब जो कि बिजली की मद में मिले, उसमें मुझे सिर्फ एक सूखी किनारी मिला जो कि प्राइवेट पार्टनरशिप पे हम बनाने जा रहे हैं। हमें कोई भी प्रोजेक्ट CPEC में से नहीं मिला जो कि हमारा इस रियासत से गिला है। हमारा सूबाई हुकूमत से क्या गिला है? हमने कोई वर्किंग पेपर नहीं तैयार किया, हमने कोई CCI की मीटिंग इसके लिए कॉल नहीं की। जो हमारे पास फोरम है, कहने का मकसद हमारा जो गिला इनसे, हम इनसे नतीजा नहीं मांगते, हम चाहते हैं जो हमारे पास जो आईनी और कानूनी इख्तियारात मौजूद हैं, हमारा सूबा वो अवेल नहीं कर रहा। ना ये पिछली गवर्नमेंट में PTI ने अवेल किया और ना ये हुकूमत अवेल कर रही है। इसमें आप पिछली जो मरकज़ी हुकूमत थी उसको कितना इल्ज़ाम देते हैं? देखिए, मैं अपने उन लोगों से क्यों गिला करूं जो मुझे चीज़ देने को तैयार नहीं है। मैंने तो आपको कहा पीपल्स पार्टी भी इसमें इक़्तिदार में रही है, ये मेरे मसाइल 30-40 सालों से चल रहे हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है, क्या आया कि मेरे पॉलिटिकल लोगों ने और टेक्निकल लोगों ने वो काम किया जो हमारे हाथ में था? अगर मैं अपना मुकदमा, जीता हुआ मुकदमा पेश ना कर सकूं और मैं हाज़िर ना हो सकूं, तो फिर उस पर मैं क्या करूंगा? मुझे बताएं आप। तो मैं उस जज से गिला करूंगा जो कहेगा जो भाई यार आप पेश ही नहीं हुए, आप आए ही नहीं, आप अपना मुकदमा लाए ही नहीं, तो फिर मैं उनसे गिला करूंगा जो भाई मुझे नहीं देते। कहने का मकसद ये रियासत हमारे साथ ज़्यादतियाँ कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी 3 दफ़ा तो इक़्तिदार में रही है। जब से ये तरबेला डैम बना है, जब से बिजली का खालिस मुनाफे का सिलसिला शुरू हुआ है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतअद्दिद बार इक़्तिदार में रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ख़ुद क्या किया इस सिलसिले में? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये बहुत अहम सवाल है जो आपने किया है और ये बातें देखें हमें उठानी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। देखिए, मैंने आपको कहा 18th अमेंडमेंट वो डॉक्यूमेंट है जिसको मैं 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन से भी ज़्यादा अहम इसलिए समझता हूँ, जो उसमें छोटे सूबों की, जो छोटे सूबे, वो कौम परस्त लोग जो पहाड़ों की चोटियों पर बैठ गए थे, जो इस रियासत को मानने को तैयार नहीं थे, जो इस रियासत के आइन को मानने को तैयार नहीं थे, हमने उनको नीचे उतारा और वो फॉल्ट लाइन्स जो स्टेट में जो बन चुकी थी उनको हमने ख़त्म किया। और वो किस तरह ख़त्म किया? हमने NFC के शेयर को बढ़ाया, हमने छोटे सूबों का मुकदमा रखा। NFC जो कि सिर्फ पॉपुलेशन बेस था, अब उसको हमने मल्टी इंडिकेटर बेस बनाया। हमने 18th अमेंडमेंट फेडरल एक्साइज ड्यूटी ऑन ऑयल इसी सूबे के लिए रखी, जो भैया इस सूबे में सबसे ज़्यादा तेल पैदा होता है। हमने जो रॉयल्टी ऑन नेचुरल गैस है वो 5 MMBTU से उठा के हमने 10 MMBTU कर दी। कहने का मकसद ये, हमने बहुत सारे काम किए, लेकिन इसमें मज़ीद भी गुंजाइश थी, इसमें। कहने का मकसद ये है, पॉलिटिकल लोगों को जितना स्पेस मिलता रहा है, खासकर पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी सियासत में, आइनी सियासत में जो किरदार अदा किया है, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। ये नहीं जो मैं उस पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन इससे भी बेहतर की हमारे पास ज़रूरत है, इससे भी बेहतर हो सकता है। हम PTI से इसलिए तवक्को रखते थे, ये इंसाफ के पैमानों पर आए थे। इनको इस सूबाई हुकूमत को इधर के लोगों ने 2 दफ़ा मैंडेट दिया। इतना लंबा मैंडेट पाकिस्तान की तारीख में किसी को नहीं मिला जितना इनको मिला है। और ये जो मुसलसल आप एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, रियासत, गिला किससे? रियासत का मतलब क्या है? रियासत में देखें, रियासत के अंदर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी आ जाती है, रियासत के अंदर जुडिशरी भी आ जाती है, रियासत के अंदर पार्लियामेंट भी आ जाती है। कहने का मकसद ये, वो फैसला साज कुव्वतें
जो अशराफिया की शक्ल पकड़ चुकी है इस मुल्क के अंदर, मेरा उनसे गिला है। वो पॉलिटिकल लोगों की सूरत में भी मौजूद है, वो अदल के ऐवानों में भी मौजूद है, वो फ़ौज के रैंकिंग में भी मौजूद हैं। कहने का मकसद है वो इसी सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं। नहीं, ज़रूरी नहीं है जो इससे सूबे। देखिए, जो फैसला साज कुव्वतें हैं उनकी हमारी जो तादाद है वो बहुत कम है, हमारी तादाद बहुत कम है। लेकिन मैं फिर यहाँ पे यही कहूँगा, देखें हमारा 1947 से मसला क्या रहा है। हमारा 47 से मसला 73 तक आइन क्यों नहीं बना? इसलिए नहीं बना, जो छोटे सूबों के जो मसाइल थे हम उनको एड्रेस करना चाहते थे, और यहाँ पे एक अशराफिया बैठी हुई थी जो इन मसाइल को एड्रेस नहीं करना चाहती थी। उसका रिज़ल्ट क्या निकला? 71 में आपने देखा, आप ये बांग्लादेश जो है वो 71 का रिज़ल्ट नहीं है, ये 48 से लेकर 71 तक जो आपने उनके साथ ज़्यादतियाँ की, जो फेडरल जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे वो आप फेडरल लेके गए। ये बिजली का जो मसला था ये तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट था, मेरा सेल्स टैक्स जो था वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट था। आपने 1948 में ये मुझसे वादा किया था, ये सेल्स टैक्स 2 साल के लिए हम मरकज़ के पास ले जा रहे हैं, वो हम सूबों को देंगे, वो वापस नहीं कर सके। वो महरूमियाँ डेवलप हुई, वो फॉल्ट लाइन्स डेवलप हुई। हम चाहते थे, पीपल्स पार्टी ने 18 अमेंडमेंट जो लाया वो इसीलिए लाया जो ये फॉल्ट लाइन्स हम ख़त्म करें। हम बार बार कहते हैं जो जिसका काम है उसको करने दें, पार्लियामेंट का जो काम है पार्लियामेंट को करने दें। आज इंटरफेरेंस है, चाहे आप इसको माने या ना माने, हम नेशनल डायलॉग की बात बार बार हमारे बड़े कर रहे हैं। हम चाहते हैं इस मुल्क में बैठ के ये तमाम लोग, रियासत के जो जितने भी पिलर्स हैं वो सारे बैठें और डिफ़ाइन करें रोड मैप क्या होगा इस मुल्क का, इस रियासत का क्या होगा। कहने का मकसद ये, अगर इलेक्शन में इंटरफेरेंसें होती रहेंगी, लोगों के जो राय है अगर वो पार्लियामान में नहीं होगी, तो आप मुझे बताएं फैसले किस तरह होंगे फिर आप। अच्छा, ये जो कबायली अजला के इंज़माम का मामला है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्रेडिट है इसमें कबायली अवाम को जो वोट का हक़ मिला उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार है। मौजूदा हुकूमत ने जो ऐलान किया था कबायली अजला के इंज़माम के बाद के 100-110 अरब रुपये सालाना दिए जाएंगे, क्या ये पैसा ही इन मसाइल का हल है और वो पैसा कबायली अजला को मिल रहा है या नहीं मिल रहा? नहीं, देखें वो कबायली अजला को नहीं मिल रहा। देखें बड़ी बदकिस्मती है, मैं तो बार बार कहता हूँ। देखें कबायली अजला हमारे उस बॉर्डर पे मौजूद हैं जहाँ पे $5 अरब का बिज़नेस होता था और इसका पोटेंशियल इससे ज़्यादा था, लेकिन अभी हम $500 मिलियन पे आ चुके हैं। जब तक आप इन जगहों को एड्रेस नहीं करेंगे तो मेरे सूबे की माशी हालत तब्दील नहीं हो सकती। देखिए इंतज़ाम हम इन्हें इसलिए किया जो ताकि यहाँ के लोगों को डिवॉल्व करके उनको इख्तियारात दिए जाएँ। इस पे वक्त लगेगा, लेकिन हम वो पैसा जो उनसे वादा कर चुके हैं, अगर आप इसको अलहदा सूबा बनाते तो आप इनको कम से कम 200 अरब से ज़्यादा देना पड़ता आपको, क्योंकि आपको NFC में शेयर देना पड़ता, आपको वहाँ पे अदलिया में शेयर देना पड़ता, मुख्तलिफ फैक्टर्स थे। लेकिन हमने उनसे जो 100 अरब का वादा किया, आपने खुद यहाँ पे जो हमारे बजट पेश हुए हैं उसमें हम 30 अरब रुपये भी नहीं लगा सके। ये हमारे तमाम लोगों की, ये मैं सिर्फ किसी एक पार्टी को भी इसमें इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहता, ये पॉलिटिकल लोगों की इसमें नाकामी है। मैं वही कहता हूँ उसमें बहुत सारे बैरियर्स हैं, स्टेट में इन तमाम पिलर्स को बैठना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे कागज़ों में वो पॉलिटिकल लोगों के पास इख्तियार है, लेकिन प्रैक्टिकली वहाँ पे हमारे पास इख्तियार नहीं है। ये मैं बाद में फिर दोबारा कहना चाहता हूँ, प्रैक्टिकली पॉलिटिकल लोगों के पास इख्तियार नहीं है जो कागज़ों में मौजूद है। जब तक ये चीज़ें एड्रेस नहीं होंगी इस मुल्क की रियासत की डायरेक्शन ठीक नहीं हो सकती। आपके पास बड़े दर्दनाक आदाद व शुमार हैं और आप असम्बली में शेर व शायरी की सूरत में भी ये अपनी आवाज़ जो है, अपना पैगाम जो है, ये आवाज़ आप बुलंद करते रहे हैं। कुछ हो जाए यहाँ पे, अगर आपको कुछ याद हो तो। थोड़ा बहुत मैं देखें, मैं वो शायर लुधियानी का एक वो नज़म सी है, मेरे सरकश तरानों की हकीकत है तो इतनी है कि जब मैं देखता हूँ भूख के मारे किसानों को, गरीबों मुफलिसों को, बेकसों को, बेसहारों को, सशक्ति नाज़नीनों को, तड़पते नौजवानों को, हुकूमत के तशद्दुद को, इमारत के तकब्बुर को, किसी के चीथड़ों को और शहनशाही ख़जानों को, तो दिल मेरा ताब निशात बज़्म इशरत ला नहीं सकता, मैं चाहूँ भी तो ख्वाब आवर तराने गा नहीं सकता। बहुत शुक्रिया। इसी पैगाम के साथ अहमद कुंडी को और फ़िदा दिल को इजाज़त दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया।